यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी अधूरा सा कुछ। तस्वीर खिंचवाते वक्त किसी अजनबी के कहने भर से हम कैसे खुल के मुस्कुरा देते हैं। सारी परेशानियों को किनारे रखकर खुश रहने की कोशिश करते हैं। फ्लैश बंद, मुस्कान खत्म। काश ऐसा कोई कैमरा हो जिसका फ्लैश जिंदगी भर चमकता रहे। आईफिल टावर के कटआउट के आगे मैं, मेरी पत्नी सुजाता, मेरा बेटा और मेरी बहन नमिता खड़े हुए फोटो खिंचवा रहे थे। अलीगढ़ शहर की नुमाइश सालों से देख रहा था मैं, और मजाल है कि कुछ बदला हो। वही जंबो सर्कस, वही मौत का कुआं, वही लकड़ी का सामान और वही 7 वंडर्स बैकग्राउंड वाले ये फोटो स्टूडियो। दीदी, आप भी स्माइल कीजिए, सामने खड़े कैमरामैन ने कहा तो हम तीनों की निगाह नमिता की तरफ घूमी। आदतन। ओह सॉरी, झेंपते हुए नमिता ने कहा, और भारी बोझ संभालते हुए उसके होंठ थोड़ा सा खिंच गए। 3-4 मर्तबा फ्लैश चमकने तक मैं उसको कनखियों से देखता रहा। जब वो ऐसे शांत, ऐसे चुप हुआ करती है तो अच्छा नहीं लगता था मुझे। छोटी बहन थी मेरी, ज़्यादा नहीं, बस 2 साल। मैं 37 का, वो 35 की, लेकिन छोटों पर आने वाला लाड़ उम्र से नहीं, ओहदे से आता है। सर, एक फैमिली फ़ोटो भी कर दूं? फोटोग्राफर ने कहा तो नमिता चुपचाप फ्रेम से सरक कर बाहर हो गई। फैमिली, जैसे दोनों हाथों की उंगलियों से बने फ्रेम के बीच पति, पत्नी और बच्चे, बस। कोई दूजा रिश्ता इस फ्रेम में फिट नहीं आता। नमिता के हटने से पहले मैं टोकना चाहता था कि बहन भी तो फैमिली का हिस्सा ही है, लेकिन एक फंदे में दिमाग ऐसा हिल गया कि मैं कुछ कह ना पाया। फंदा के परिवार नमिता का भी हो सकता था अगर सगाई न टूटी होती। अब तक 14 साल हो गए होते। दिवाकर राजस्थान वाले स्टॉल पे जा रहे हैं, तुम चलोगे? सुजाता ने पूछा और नमिता का हाथ थाम कर ले गई। मैं भी वहीं आ गया। सुजाता कभी लाल चुंदरी वाली साड़ी देखती, कभी पचरंगी बांधनी। उसे देखते हुए मेरी निगाह सामने दुपट्टा कंधे पर डालकर ट्राई करती हुई नमिता पर चली गई। दीदी, आप भी ले लो ना, ये गुलाबी वाली कितनी प्यारी लग रही है। सुजाता ने एक साड़ी उठाकर नमिता के कंधे पर डाली और फिर उसे भी पैक करवा लिया। मैं जानता था ये साड़ी उस लिफाफे में से निकलेगी नहीं। सालों साल उन्हीं हैंगर पर लटकी साड़ियों की तरह टंगी रहेगी अलमारी में। उसको तो इंद्रधनुषी नहीं, फीके रंग भाते हैं। कलाई में 2 काले कड़े खड़कते, आंखों में मोटा काजल और माथे पर काली बिंदी, किसी बैरागन जैसी। बैरागन, ये शब्द जितनी दफा आता है मेरे दिमाग को पिघली धातु सा भेदता चला जाता है। एक सगाई का टूटना इतना गहरा असर डालता होगा। हाँ, क्या जाने, वरना नमिता इतनी संजीदा तो कभी नहीं रही, न ही इतनी जिद्दी। माँ उसे मनाते हुए चली गई, पापा आस लेकर गुजर गए। अब तो मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि मेरी बहन का भी परिवार हो, उसकी जिंदगी में भी एक फैमिली वाला फ्रेम हो। बाहर वाले कमरे में एक छोटी सी नुमाइश लगी थी। बेटा खिलौनों से खेल रहा था और सुजाता बार बार शॉपिंग का सामान खोलकर देख रही थी। सस्ती चीजें लेने का क्रेडिट खुद ले रही थी। दीदी, ये झुमके इस साड़ी के साथ अच्छे लगेंगे ना? उसने पूछा तो मोबाइल में कुछ तलाशती नमिता का ध्यान बटा। हाँ, अच्छे लगेंगे, नमिता ने कहा। निमी, तू भी अपनी साड़ी तैयार करवा लेना, अगले हफ्ते माहेश्वरी के शोरूम का इनॉग्रेशन है, साथ चलना। मैंने कहा तो नमिता सर झुकाए बोली, वहाँ आपके दोस्तों के बीच क्या करूँगी? मैंने उठकर उसके हाथ से मोबाइल ले लिया। कहा, यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स होंगे, गुलाटी, शर्मा और वेद भी आएगा। अच्छा, वेद भी? उसने पूछा। मैं नहीं जा रही, सब पूछते हैं तो अच्छा नहीं लगता, कहकर उसने मेरे हाथ से मोबाइल लिया और उसी में डूब गई। सब क्या पूछते हैं, क्या अच्छा नहीं लगता, जानता था मैं। वही एक शादी का सवाल। जाने क्यों शादी हमारी सोसाइटी का सबसे बर्निंग इशू होता है।
लड़की ने 30 की उम्र पार करके भी शादी नहीं की तो उसका धरती पे आना व्यर्थ। उस रोज के बाद मैंने दोबारा उससे नहीं पूछा कि जाएगी या नहीं, अकेला ही वहां चला गया। अमीर निशा मार्केट में शोरूम था उसका। वहां आए पुराने दोस्तों से मिलकर अच्छा लग रहा था। सब जरा जरा से बदल गए थे, वेद भी। ढला हुआ शरीर, माथा थोड़ा ज्यादा चौड़ा और आंखों के किनारे हल्के गड्ढे। यूनिवर्सिटी टाइम में वेद मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, इतना कि उसका बेहिचक मेरे घर आना मुझको कभी खला नहीं। खाने वाले पंडाल में हम सूप की बोल लिए खड़े थे। यार एक तू ही फिट है हम सब में, हमेशा डाइट पे रहता है क्या? मैंने पूछा तो वो हंसकर बोल में स्पून घुमाते हुए बोला, वैसा ही तो हूँ। नहीं, पिछली बार था पेट वेट, मैंने टोका। 7 साल पहले, कहते हुए वो जरा सा हंसा, फिर होंठ दबाकर सूप में कुछ ढूंढते हुए बोला, 4 साल पहले डिवोर्स हो गया, शायद इसी वजह से, आई डोंट नो। और तू बता? कहते हुए उसने बात बदली, लेकिन मैं कुछ नहीं कह पाया। न पूछ पाया कि क्यों हुआ तलाक, ना दिलासा दे पाया कि शायद लाइफ में कुछ और अच्छा होने वाला हो। और नमिता कैसी है? मानी वो शादी के लिए? उसने पूछा तो मैंने ना में गर्दन हिला दी। वहां से घर पहुंचने तक वेद किसी बुलबुले सा दिमाग में उठता रहा, फूटता, बनता रहा। बीते 4 साल में 14-15 बार बात हुई थी हमारी, लेकिन कभी उसने बताया नहीं कि शायद तकलीफ न बांटना चाहता हो। और कैसी रही पार्टी? घर पहुंचते ही नमिता ने पूछा। सोफे पर बैठकर जूते खोलते हुए मैंने हौले से कहा, बढ़िया ही रही। आवाज से तो नहीं लग रहा। मेरी आवाज की उदासी पकड़ ली उसने। जूते में मोजे फंसाते हुए मैंने उसको देखा। वेद के तलाक की सुनकर अच्छा नहीं लगा। तलाक उसका? लेकिन क्यों? उसके होंठ बुदबुदाए, एक बेचैनी उतरने लगी उस पर। देख रहा था मैं। मेज के किनारों पर कसती उसकी उंगलियों में उतनी ही तड़प थी जितनी उसका अपना रिश्ता टूटने पर हुई थी। तकलीफ के चेहरे एक से ही होते हैं, उनका भी था। देर रात तक नमिता के कमरे की लाइट जलती रही। पक्का वेद के बारे में सोच रही होगी। वो उसका भी तो दोस्त था। थोड़ी देर बाद मैं बिस्तर पर आकर लेट गया। आंखों में नींद के बजाय अतीत के टुकड़े भरने लगे। उन्हें समेटते समेटते वक्त की दहलीज पार करके मैं सालों पुराने इसी घर की बैठकी में था। वेद मोड़े पर चाय पी रहा था और ऊंची मेज पर बैठी पांव झुलाती नमिता उससे पूछ रही थी, वेद, तुम कौन से वेद हो? ये वो वक्त था जब हमारी तिगड़ी जमा करती थी। मैं और वेद यूनिवर्सिटी के 3rd ईयर में थे और नमिता 1st ईयर में। घर के पास वाली रेलवे कॉलोनी में था वेद का घर। उन दिनों कॉलेज से छुट्टी का मतलब हमारे घर चाय पापड़ या चाय पकौड़ों के साथ बैठकी जमना, और इसकी जिम्मेदारी नमिता की होती। सुन, चाय में सिर्फ अदरक डालियो। मैं अपनी फरमाइश रखता और वेद अपनी। इलायची वाली चाय बनाना नमिता। और नमिता चौके की तरफ इशारा करते हुए कहती, वो रही रसोई, बना लो। मैं अदरक, इलायची, लौंग और काली मिर्च वाली चाय बनाऊंगी, पीनी हो तो बताओ। उसकी इस बात पर वेद कहता, अरे नमक, हींग, जीरा क्यों छोड़ रही है, वो भी डाल देना। और हम दोनों हंस पड़ते। माँ देखो, ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। वो खिसियाकर पैर पटकते हुए चली जाती और फिर हमारी ड्यूटी लगती उसको मनाने की। मुझे आज तक नहीं समझ आया कि वेद की दूसरी तीसरी कोशिश में कैसे मान जाती थी वो। बात बात पर थैंक यू और सॉरी सुनना शायद अच्छा लगता होगा उसको। यार तू इस नमिता को ना सर मत चढ़ाया कर, तेरे चक्कर में मुझको भी इसके नखरे उठाने पड़ते हैं, मैं अक्सर वेद से कहता। और वो जवाब में ऐसी बात कह देता कि दिल पसीज जाता। वो कहता, उसकी शादी के बाद इन्हीं नखरों के लिए, इन्हीं लड़ाइयों के लिए तरसेगा तू। मैं उसकी बात सोचता रहता कि जब नमिता ये घर छोड़कर चली जाएगी तो कैसे रहूंगा उसके बगैर। तभी पास में सोई सुजाता की खांसी से यादों का सिरा छूट गया। सामने खिड़की से सुबह की रोशनी आ रही थी। मैं उठकर रसोई में चला आया, चाय बनाने लगा। अभी अदरक कूट ही रहा था कि नमिता उठकर वहीं आ गई। आवाज शायद तेज हो गई थी। चाय पिएगी?
मैंने पूछा तो वो ज़रा देर चुप रही। बोली, वेद का नंबर है? हाँ है। मैंने नंबर डायल करके उसको दे दिया। वो वहीं स्लैब से टिक कर खड़ी हो गई। उधर की ओर बजती घंटी के साथ उसकी मुट्ठियाँ कसती खुलती रहीं। थोड़ी देर बाद उसकी हथेली खुल गई। हेलो वेद? उसके भरे हुए गले की आवाज़ वेद ने सुनी और मैंने भी। फिर उसने क्या बोला नहीं मालूम, लेकिन नमिता जो कह रही थी वो सिर्फ मैंने देखा। गालों पर पिघलती बर्फ से लुढ़कते कतरे, रुक रुक कर रिश्ता कोई जमाव। नमिता, निम्मी, दरवाजा खोल बेटा। पिछले आधे घंटे से अपने कमरे में उसने कैद कर रखा था खुद को। 4-5 दफा दरवाजे पर थपथपाहट देकर मैं कान लगाकर सुनता कि वो अब भी रो रही है क्या। मैं ठीक हूँ भैया। करीबन आधे घंटे बाद उसकी आवाज आई। दरवाजा बंद ही था। मैं वहीं मोड़े पर बैठ गया। ऐसे दरवाजा बंद करके रोने, परेशान करने की आदत नहीं थी उसकी। आज से पहले 2 बार किया था ऐसा, अपनी सगाई टूटने पर और उससे पहले मुझसे नाराज होकर। वो मेरे और वेद के मास्टर्स का फाइनल ईयर था। वेद ने MBA करने के लिए बाहर जाने का फैसला कर लिया था। उन दिनों कुछ सुस्त रहता था वो। पूछो तो कहता पता नहीं कैसे रहूंगा वहां। मैं उसे तसल्ली देता और नमिता कहती तो मत जाओ ना। एग्जाम के हफ्ते भर पहले वेद अपने अकाउंट्स के नोट्स उसके लिए लेकर आया था। उस रोज वो चाय के लिए माँ को बोलकर अपने कमरे में नोट्स रखने चली गई और काफी देर तक नहीं आई। चाय के आने और उसके ठंडा होने तक भी। कहाँ चली गई कामचोर? चाय नहीं पीनी थी तो मना कर देती। मैंने वहीं से आवाज लगाई और लगाता रहा जब तक वो निकलकर बाहर नहीं आ गई। माँ की मेहनत बर्बाद कर दी। मैंने कहा तो वो ऊंची रुआसी आवाज में बोली, मुझे समझ क्या रखा है? जो बोलोगे चुपचाप सुन लूंगी। जो भी मन में आया बोल देते हो। मेरे बारे में कभी क्यों नहीं सोचते? कहते हुए वो वापस कमरे में भागी और दरवाजा बंद कर लिया। मैं बाहर खड़ा सोचता रहा कि ऐसा क्या कह दिया था मैंने। वेद भी वहीं था। वेद, उसे समझा यार, मैंने तो मजाक किया था। डोंट वरी, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, मैं चलता हूँ, कहकर वो चला गया। उस रोज काफी देर बाद दरवाजा खुला था। एक सीलन भरा भपका बाहर आया था। पहले कभी ये नमी, ये सीलन, ये रिसाव नहीं दिखा था। एग्जाम के बाद वेद चला गया। मैं पापा के काम में हाथ बटाने लगा। नमिता ने आगे की पढ़ाई के लिए प्राइवेट फॉर्म भर दिए। दिन भर कमरे में बैठी पढ़ती रहती। मैं वो पुरानी चुलबुली नमिता खोजता तो माँ कहती, सयानी हो गई है, ठीक है ना, ससुराल जाएगी कल को। उस वक्त मैं नहीं जानता था कि ये कल इतनी जल्दी आ जाएगा। फर्स्ट ईयर पूरा होते होते उसकी सगाई हुई और करीबन 1 महीने बाद टूट भी गई। लड़के वालों ने कहा कि हमें लड़की के बारे में कुछ क्या पता चला था ये किसी ने नहीं बताया। उस रोज दूसरी बार माँ के गले लगकर रोई थी वो। तभी दरवाजा खुला तो मैं वापस आज में था, उसी मोड़े पर नमिता के कमरे के बाहर। लेकिन वो बाहर नहीं आई और ना ही मैं भीतर गया। वहीं देहरी पर बैठा सोचता रहा, हिसाब लगाता रहा कि क्या कोई पराया दर्द इतनी तकलीफ दे सकता है। ढलती शाम थी। अजान की हल्की आवाज आ रही थी। बरामदे में तखत पर बैठा मैं बेटे का साइंस मॉडल बना रहा था। गोंद की जरूरत पड़ी तो नमिता के कमरे में ढूंढने चला आया। अरसे बाद आया था उसके कमरे में। वो भी उसके जैसा ही हो गया था, एकदम खामोश। मैं कमरा देखने लगा। वहां पुराना समय तह लगा हुआ रखा था। मेरा बनाया लैंप पोस्ट, कॉलेज का पहला आई कार्ड, मेरी और वेद की लाई सीप की चूड़ियों का सेट और वेद के यहाँ वाली पार्टी की तस्वीरें। ये इसके पास थी। मुझे लगा खो गई थी। मैंने रैक से तस्वीरें उठाई ही थी कि एक लिफाफा सरक कर गिरा। उसके कोने पर 2 नाम लिखे थे। हिचकते हाथों से उसे उठाकर मैंने वो नाम पढ़े, वेद, नमिता। 2 नाम जब एक साथ आते हैं तो जैसे इंसानों की शक्ल ले लेते हैं। उस वक्त ऐसे लगा जैसे सालों पुराना वेद नमिता के एकदम करीब खड़ा हो और उस बंद खत में जो लिखा था वो कह रहा हो। मैंने उनसे पीठ फेर ली, लेकिन नमिता से कैसे पीठ फेरता, उसकी उदासी से कैसे नजरें चुरा पाता, वो भी काफी कुछ जान लेने के बाद।
अगली दोपहर मैं और नमिता अचल ताल के किनारे बैठे थे, पानी में तैरते तिनके देख रहे थे। हम पहले कितना आते थे यहाँ। लंबी चुप्पी के बाद मैंने बात शुरू की। रामलीला का सरयू और कृष्ण लीला की जमुना। वो पानी पर तैरती अपनी निगाहों को किनारे लगाते हुए बोली, वेद को तूने क्या बोला था कि ये पाताल तोड़ गहरा है? वेद का नाम सुनकर उसकी पलकों में हल्की सी हरकत हुई, लेकिन निगाहें वहीं टिकी ठौर ढूंढती रहीं। वेद की याद आ रही है? काफी देर बाद उसने पूछा। क्यों, तुझे नहीं आती? मैंने जवाब में सवाल रखा। मना करके उसने एक तिनका उठाया और जमीन पर खरोंचने लगी। नहीं आती तो ये क्यों संभाल के रखा है? मैंने वही खत वाला लिफाफा निकालकर उसकी ओर बढ़ाया। वो हैरानी से उसे देखती रही, फिर गहरी सांस लेकर घुटने से ठोड़ी टिकाते हुए बोली, आपने इसे पढ़ा? पूछते हुए बोली, पढ़ लेते तो ये सवाल ना पूछते। कहकर उसने आंखें मूंदी और बोलने लगी, जानते हो नीली स्याही से इसमें क्या लिखा है? कि ये मेरा आखिरी खत है। आखिरी इसलिए कि हम अब कभी नहीं मिलेंगे। मैं भूल गया था कि दोस्त की बहन हो तुम। प्यार कर बैठा। आंखें बंद करके वो ऐसे बोल रही थी जैसे पूरा खत आयत की तरह याद हो, लफ्ज दर लफ्ज। तभी अगली लाइन मुझे नश्तर सी चुभी। दिवाकर की दोस्ती का भरोसा नहीं तोड़ना चाहता मैं, इसीलिए मैं बाहर जा रहा हूं ताकि दूर हो जाऊं तुमसे। अपना ख्याल रखना, तुम्हारा वेद। नाम लेते हुए उसने तेज आंखें भींची। दिखा तो नहीं, लेकिन मन पर एक कतरा आंसू ढुलका होगा उसके। मैंने बाजू से उसे थाम कर अपने कंधे से टिका लिया। सोचने लगा कि क्या मेरा भरोसा वाकई में टूटता। पूछने लगा कि क्या मैं इस रिश्ते को स्वीकार कर पाता, और जवाब आया, क्या जाने स्वीकार भी लेता। मंजिल तक पहुंचने के कुछ रास्ते छोटे सीधे होते हैं और कुछ लंबे घुमावदार। नियति ने मेरी बहन के लिए शायद ये लंबा घुमाव वाला रास्ता चुना था। आज उजियारे पाख की दौज थी। एकदम बारीक चांद आसमां में टिमटिमा रहा था। छत पर काफी देर टहलने के बाद मैं रेलिंग से टिककर वही चांद देख रहा था। भैया भैया, यहाँ क्या कर रहे हो? और गरम शॉल भी नहीं लिया? तभी सीढ़ियों से चढ़ती नमिता की आवाज आई। तू सोई नहीं? मैंने पूछा। नींद नहीं आ रही, कहते हुए वो मेरे बगल में आ खड़ी हुई। दिन में थोड़ा अजीब बर्ताव किया हो तो सॉरी। ना निम्मी, आई एम सॉरी, कहकर मैंने उसका माथा चूम लिया। वाकई माफी तो मुझे मांगनी चाहिए थी, वो भी दोनों से। दोस्ती का दम भरता रहा और उसका मन नहीं पढ़ पाया। नमिता के लिए उसके लाड़ के मायने नहीं समझ पाया। उस रोज जरा सी बात पर नमिता क्यों रोई, इसकी असली वजह जानने की कोशिश नहीं की। अगर जानता तो शायद सब ठीक होता। आज जिंदगी में सब कुछ अच्छा होना जरूरी नहीं है, जरूरी है कि सब कुछ ठीक रहे। यही ठीक करना था मुझे नमिता की जिंदगी में। उसके बिखराव को समेटना था, छूटे हुए रिश्तों को जोड़ना था, दो अलग हो चुके नामों को मिलाना था। आने वाले दिन की पहली फुर्सत में वेद को फोन करके मैंने उसका एड्रेस लिया। उसने पूछा था, तू आ रहा है क्या पुणे? जवाब में हाँ सुनकर खुश हो गया वो। जल्दी आ फिर, मैं इंतजार कर रहा हूँ, कहते हुए उसने फोन रख दिया। इंतजार तो मुझे भी था, उनको एक साथ देखने का, वो भी एक फ्रेम में। उस सुबह नमिता अपने कमरे की सफाई कर रही थी। टेबल पर बिखरे कागज समेटे, अलमारी में कपड़े लगाकर आईना पोंछने लगी। कभी हाथ तेज चलते तो कभी ठहर कर कुछ सोचने लगती। अभी भी कुछ सोच रही थी जब मैंने पूछा, कितनी देर करेगी सफाई? क्या हुआ, कुछ बात करनी है? किनारे जमे निशान रगड़ते हुए उसने पूछा। हाँ, लेकिन यहाँ नहीं। मेरे कहने पर उसने आंखें उचकाकर पूछा, तो फिर कहाँ? मैंने 2 टिकटें उसके सामने कर दी। कहा, यहाँ जाकर। यहाँ किसके पास? उन टिकटों पर लिखी डेस्टिनेशन पुणे पर उंगलियां फिराते हुए उसने ऐसे पूछा जैसे तसल्ली करना चाह रही हो कि ये सच है या वो जो देख रही है वो भ्रम है। मैंने कंधे पर हाथ रखकर कहा, एक ही अपना तो है वहाँ। उसकी देह कपकपाई और होंठ से सरसराता हुआ वेद नाम हवा में तैर गया। मैंने हाँ कहा तो पलटकर उसने मेरे कंधे से सर टिका दिया। उस वक्त वो खुश ज्यादा थी या पुरसुकून? उसे सब कुछ ठीक होने का इत्मीनान था या वेद से मिलने की बेचैनी? नहीं मालूम।
मुझे मालूम हुआ तो बस इतना कि बहन की विदाई किसी भी वक्त हो, भाई की आंखें यूं ही नम हो जाती होंगी जैसी मेरी हो आई थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।